Now we will move to the next topic of the chapter, the making of nationalism in Europe. चैप्टर का नाम भी यही है और अब हम बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, उससे पहले हम लोगों ने वैसे भी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो 18th सेंचुरी में जो वहाँ का जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंडीशंस थी वो क्या क्या थी, इससे पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं आपको उसमें बताती हूँ क्या क्या है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप 17th सेंचुरी। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ना अभी जो आप प्रेजेंट अगर आप यूरोपियन मैप देखेंगे तो उससे आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के देखिए एम्पायर में डिवाइडेड है। या कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है, यहाँ देखिए आप हब्सबर्ग मोनार्की है, यहाँ पे छोटे छोटे और बाकी दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं जो वाइट है ये पूरा जर्मन लैंग्वेज जो स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं वो हैं। दूसरी तरफ ये फ्रांस है, यहाँ इंग्लैंड है। ओके, और यहीं पर आप देख सकते हैं स्विस कन्फेडरेशन, यानी यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है। ओके, ये अलग अलग एम्पायर्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे जो एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं जो कि ऑटोनोमस हैं, यानी अपने आप चलाने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको हम ऑटोनोमस गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी उनका किसी भी एम्पायर से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी तरफ एक कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ एम्पायर जैसे ऑटोमन एम्पायर है या हब्सबर्ग मोनार्क है या दूसरे कुछ एम्पायर्स हैं, उनका अपना वहाँ पर उनका कंट्रोल है। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, हम उन पे बारे में बात कर लेते हैं। जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर divided into kingdoms, duchies, and cantons, whose rulers had their autonomous territories। देखिए, जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर इन जो ये जितने भी जो एरियाज़ हैं वो डचीज़ और कैंटोन्स में डिवाइडेड थे और उनकी रूलर जो थे ऑटोनोमस टेरिटरीज थी उनकी, यानी अपने आप वो अपनी इन जगह को चलाते थे। अपनी गवर्नमेंट उनका खुद का ही कंट्रोल था, किसी और बाहरी फोर्सेस का कोई किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। अब देखते हैं ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, यानी ईस्टर्न जो पार्ट था और जो सेंट्रल यूरोप है, ठीक है, वहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जैसे मैंने अभी अभी आपको इसमें दिखाया है। देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका ईस्टर्न, ठीक है, ईस्ट की तरफ है तो ये ईस्टर्न एम्पायर हो गया। और जो सेंट्रल है, ये वाला जो एरिया है वो सेंट्रल, वो कैसा है, ये आपका आ जाता है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ऑटोक्रेटिक मीन्स होता है कि जिन पर वहाँ के रूलर का ही पूरा कंट्रोल होता है, यानी अंदर अगर कोई भी कितने भी वहाँ पर जैसे राजा महाराजा क्यों ना होंगे, लेकिन किसी एक एम्पायर का वहाँ पे कंट्रोल होगा और उसी के पास सारी पावर्स होंगी। बाकी वहाँ के जो राजा महाराजा भी होंगे तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे अपने इंडिया में मान लीजिए अगर अशोक का एम्पायर था और बहुत बड़ा एम्पायर था अशोक का, आप जानते हैं, तो उसमें उसके जो जो जितनी भी टेरिटरीज थी जो उसके अंडर में आती थी, तो वहाँ पर जो उसने जितने भी राजा महाराजा जितने भी अपॉइंट किए हुए थे, उसके जो सबऑर्डिनेट अपॉइंट किए थे, वो अकॉर्डिंग टू अशोक का ही काम करते थे, ना कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया ऑटोनोमस गवर्नमेंट। ऑटोनोमस गवर्नमेंट मीन्स कि उन्हें किसी बाहरी फोर्सेस यानी कि दूसरे एम्पायर से रिलेटेड कोई रिलेशन में कोई इनका कोई काम नहीं था, लेकिन वो अपना खुद का ही रूलिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है, ऑटोक्रेटिक रूलर्स का मतलब हो जाता है कि दूसरी टेरिटरीज पर भी उनका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ईस्टर्न यूरोप है, देखिए यहाँ पर ये रशिया है, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं पोलैंड एंड ल्यूथेनिया। ये पूरा जो ईस्टर्न जो यूरोप है, यहाँ पर आपके ऑटोक्रेटिक रूलर्स का कंट्रोल था और आपके सेंट्रल में। अब यहाँ देखिए फ्रांस में हम बात कर चुके क्योंकि यहाँ पर अब डेमोक्रेसी आ चुकी थी। उसके बाद हम बात करेंगे इटली में। देखिए ये वेनिस है, यहाँ पर भी इटली का ही पार्ट है अभी प्रेजेंट में, जबकि उस समय इटली भी बहुत अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था, राइट।
So Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. मीन्स कि यहाँ पर किस तरह के लोग थे, उनकी अपनी खुद की कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ और कॉमन कल्चर नहीं थे, यानी कि वो अलग अलग, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग थी, उनके अपने खुद के कल्चर थे, रहते वो भले ही एक ही एरियाज़ में थे लेकिन उनके अलग अलग कलेक्टिव जो उनकी लैंग्वेजेस और कल्चर थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे. ओके, सो एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. एथनिक ग्रुप्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके सिविक्स में. ठीक है, तो एथनिक ग्रुप्स का मतलब होता है कि उनके अपने, भले ही वो एक ही साथ रह रहे हों लेकिन उनके अपने कल्चर, उनकी अपने पहनना ओढ़ना, उनका खान पान सब कुछ डिफरेंट होता है. ठीक है.